गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग वॉल्यूम 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और वॉल्यूम 2 का आज हम लोग लेसन 1 करेंगे। लेसन 1 में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे डेली यूजेज में आने वाले जो शब्द हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम लोग यूएस वर्चुअल कैंपस, जो कि अभी हम लोग का जो करंट जो चैनल का नाम है वो है यूएस वर्चुअल कैंपस। तो यूएस वर्चुअल कैंपस में हम लोग इंग्लिश से रिलेटेड चीजों को देखेंगे। इसमें ग्रामर, वर्ड्स और भी आगे की चीजें आएंगी। जीए संबंधी चीजों को देखने के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, उसका नाम है एसएससी जीके हब। अगर आपको जीके के वीडियो की जरूरत है, जीके के कंटेंट्स की जरूरत है, तो इसके लिए आपको एसएससी जीके हब को देखना होगा। जो वर्तमान जो हमारा चैनल है यूएस वर्चुअल कैंपस, इसमें हम लोग इंग्लिश से रिलेटेड चीजों को अभी देखेंगे। तो चलिए हम लोग लेसन 1 की स्टार्ट करते हैं और लेसन 1 हमारा स्टार्ट होता है पहला वर्ड एपर्चर से। हमारा वॉल्यूम 2 का लेसन 1 का जो फर्स्ट वर्ड है वह एपर्चर है। हालांकि देखिए, एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से एपर्चर बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, फिर भी इसको जानकारी होना चाहिए। देखिए, एपर्चर का मतलब क्या होता है? छिद्र या द्वार, है ना, जहां से कोई चीज प्रवेश होता है। कैमरा में या आंख में भी ना द्वारक होता है, एक शब्द आप लोगों ने द्वारक पढ़ा होगा, ठीक है ना। और उस द्वारक का जो वर्ड है इंग्लिश में वो है एपर्चर। एपर्चर का मतलब होता है द्वारक या द्वार या छिद्र, ठीक है ना। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, चलिए इसके सिनोनिम्स को देखते हैं। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा होल, होल, ओपनिंग, ठीक है ना, होल या ओपनिंग। या एक और वर्ड है द्वारक के लिए ओरिफाइस, और एक द्वारक के लिए वर्ड है ओरिफाइस। तो होल, ओपनिंग और ओरिफाइस का हिंदी की अगर हम बात करें तो इसका हिंदी होगा छिद्र, इसका हिंदी होगा छिद्र या द्वारक। चलिए, ये तो एपर्चर हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, हम लोग आगे बात को प्रोसीड करते हैं लेकर के। तो दूसरा हमारा वर्ड है कमली, इसको हम लोग पढ़ेंगे कमली। देखिए ये कमली जो वर्ड है, हाँ एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं, एपर्चर जो है ना, ये पार्ट ऑफ स्पीच से क्या है, नाउन है। कैटेगरी की जानकारी जरूरी है। अगर आपको कैटेगरी की जानकारी नहीं है, केवल आप वर्ड पढ़ते हैं, उसका यूज नहीं पढ़ते हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। जैसे हमारे आंखों में क्या होता है, हमारे आंखों में ना द्वारक होता है जहां से लाइट जाता है, और वो जो एपर्चर है वो लाइट के जो अमाउंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। या किसी जगह में भी ना एपर्चर हो सकता है, जैसे कि घर में एक छोटा सा द्वार था, उस छोटे के द्वार से हम लोग ना प्रवेश कर गए, तो वो एपर्चर है। चलिए, कमली का मतलब क्या होता है? कमली का मतलब है सुंदर, आकर्षक। लेकिन ये जो वर्ड है ये केवल लड़की के सेंस में इस्तेमाल होने वाला, महिला के सेंस में इस्तेमाल होने वाला है। देखिए ये जो वर्ड है ये पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है, और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो वुमेन के लिए इस्तेमाल होने वाला वर्ड है। मतलब कि किसी बॉय के लिए, किसी मैन के लिए हम इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये जो अंडर ब्रैकेट में रखा गया, इसका ये अर्थ नहीं है, इसका मामला है, ठीक है ना, जहां पर हम कमली जैसे वर्ड का यूज करेंगे। चलिए अब इसके सिनोनिम्स को देख लेते हैं। कमली का सिनोनिम्स क्या होगा? तो कमली का सिनोनिम्स होगा अट्रैक्टिव, कमली का सिनोनिम्स होगा अट्रैक्टिव, ठीक है ना। चलिए, यदि कोई चीज यदि कमली है वो अट्रैक्टिव है। चलिए इसके बाद हम आगे बात को लेके चलते हैं। इसका जो और भी हम लिख सकते हैं, ब्यूटीफुल, नाइस, ये सारी चीज हम लिख सकते हैं। गुड लुकिंग, प्रेटी, ठीक है ना। चलिए, गुड लुकिंग, प्रेटी, ठीक है ना, ये इसके सारे सिनोनिम्स है। और इसका अगर हिंदी की बात किया जाए तो इसका हिंदी हो जाएगा सुंदर, आकर्षक, जो देखने में सुंदर लगे। लेकिन ये जो वर्ड है स्पेशली वुमेन के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे अगली, है ना, कुरूप। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कुरूप, ठीक है ना। चलिए अब हम बात को इस पर एक सेंटेंस डील करते हैं। हमको कहना है कि वो एक सुंदर युवती है, हमको ऐसा कहना है कि वो एक सुंदर लड़की है। कैसे लिखेंगे? सी इज अ कमली गर्ल। यहाँ पर बॉय नहीं लिख सकते, यहाँ पर मैन नहीं लिख सकते हैं, हम ऐसे लिखेंगे सी इज ए कमली गर्ल। ये कमली का जो यूज होता है वो वुमेन के सेंस में ही होता है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एरिड। नंबर 3 वर्ड पर हम बात कर रहे हैं। अब हमारा जो नंबर 3 वर्ड है वो है एरिड। देखिए एरिड का मतलब क्या होता है? यदि कोई जगह अगर एरिड जगह है, इसका मतलब है कि वहां पर बारिश नाम मात्र होता है, नगण्य होता है, वो जो इलाका होता है, जगह होता है, शुष्क होता है, ठीक है। चलिए, एरिड एडजेक्टिव है। एरिड का 2 मतलब है, एक इसका मतलब है सूखा, इसका दूसरा मतलब है बंजर, ठीक है ना। बंजर जहां पर कुछ नहीं हो वो बंजर होता है,
वो भी जगह एरिड होता है। तो एरिड के लिए क्या सिनोनिम्स हो जाएगा? चलिए, एरिड का मतलब सूखा, पहले तो ये समझ ले, इसका जो पहला अर्थ है वो सूखा के सेंस में है, तो ड्राई, ड्राइड अप। चलिए, इसके हम सिनोनिम्स के बारे में बात कर रहे हैं। ड्राई, ड्राइड अप, वाटरलेस। अगर इसको छोटा सा शब्दों में लिखे तो वाटरलेस, और वन वर्ड के तौर पर लिखे तो कैसे लिखेंगे? हैविंग, हैविंग है ना, लिटिल और नो रेन, हैविंग लिटिल और नो रेन, जहां पर बारिश ना मात्र हो या नहीं हो, ठीक है ना, सॉरी, जहां पर बारिश नहीं हो, वो जो इलाका होगा, वो जो जगह होगा, वहां पर वो उसको एरिड कहेंगे। मतलब इसका अगर हिंदी लिखें तो सिंपल भाषा में लिखें शुष्क, ठीक है ना। जैसे हमको कहना है कि शुष्क प्रदेश कहना है, ठीक है ना, कोई ऐसा प्रदेश है जहां पर बारिश नहीं होता है, नाम मात्र होता है, अब वो कौन सा जोन हो जाएगा? वो जोन हो जाएगा एरिड जोन, है ना, वो जोन हो जाएगा एरिड जोन, शुष्क प्रदेश। चलिए, ज्योग्राफी में आपको ऐसा पढ़ने हैं। चलिए, अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, इस थोड़ा इसके एंटोनिम्स को हम लोग देख लेते हैं। तो जहां पर अक्सर बारिश होता होगा वो क्या हो जाएगा? वो वेट हो जाएगा, है ना, वेट मतलब आर्द्र, है ना, जहां पर अक्सर बारिश होता हो वो वेट जोन कहलाता है। चलिए, तो इसका एक मतलब हुआ। एरिड का दूसरा मतलब क्या है? ये एरिड का दूसरा मतलब है बंजर, ठीक है ना, इनफर्टाइल, बैरन। इसका जो दूसरा अर्थ है वह है इनफर्टाइल, ठीक है ना, बैरन, और इसको अगर सिंपल कहें तो बंजर, ठीक है ना। चलिए, हमको कहने की बंजर भूमि कहना है हमें, तो हम कैसे लिखेंगे? एरिड लैंड। हमको कहना है बंजर भूमि कहना है, तो हम कैसे लिखेंगे? एरिड लैंड लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसको कलर कर देते हैं। चलिए, बंजर भूमि के लिए वर्ड क्या हो जाएगा? तो बंजर भूमि के लिए हो जाएगा एरिड लैंड। चलिए, अब इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएगा फर्टाइल, उपजाऊ, ठीक है ना। अलग अलग सिनोनिम्स के अलग अलग एंटोनिम्स होंगे। चलिए, इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फर्टाइल। यदि कोई लैंड यदि फर्टाइल लैंड है यानी कि वो उपजाऊ है। चलिए, ये तो हमारे एरिड की बात हो गई। अब हम आगे बात को लेके चलते हैं वर्ड नंबर 4। चलिए, वर्ड नंबर हमारा 4 है डर्थ। हमारा वर्ड नंबर जो 4 है ना वो है डर्थ। देखिए, डर्थ का मतलब अभाव होता है, पार्ट ऑफ स्पीच से ये नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच से डर्थ नाउन है, ठीक है ना। डर्थ का मतलब अभाव, कमी। अभाव और कमी के लिए हम लोगों ने वॉल्यूम 1 में भी काफी वर्ड्स देखे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, ठीक है ना। चलिए, इस सब के आपको ये सब एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डर्थ का मतलब होता है अभाव, कमी। अब इसके लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? लैक, पॉसिटी, लैक, पॉसिटी, वांट, है ना, ये सब का अर्थ जो होगा वो होगा कमी, अभाव, कमी या अभाव। चलिए, अब इसका जो अगर अपोजिट की बात करें तो इसका अपोजिट, इसका एंटो क्या हो जाएगा? इसका एंटो हो जाएगा बहुत ज्यादा, सरफिट। इसका एंटो हो जाएगा सरफिट, अधिक, ठीक है ना। इसका एंटो हो जाएगा सरफिट, अधिक। चलिए, अगर किसी चीज का डर्थ है तो उस चीज का अभाव है, इसका एक दूसरा एंटो हम लिख सकते हैं एबंडेंस। इसका एक दूसरा एंटो हो जाएगा एबंडेंस, प्रचुरता। चलिए, अब इस पर सेंटेंस हम आसानी से डील कर सकते हैं। हमको कहना है हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है, ठीक है ना। चलिए, हमको कहना है हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है। चलिए, अब इसे हम आसानी से डील कर सकते हैं। चलिए, कैसे लिखेंगे? पहले कमी नहीं है, पहले इतना भाग उठाते हैं, कैसे इसको लिखेंगे? सब्जेक्ट नहीं है तो देयर को लेके सब्जेक्ट चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, देयर इज नो डर्थ। चलिए, कमी के लिए हमारे पास ये 4 वर्ड हैं, है ना। हम लैक, पॉसिटी, वांट और डर्थ हम सबका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डर्थ यहाँ पर ज्यादा सुटेबल होगा, ठीक है ना। चलिए, देयर इज नो डर्थ ऑफ टैलेंट, देयर इज नो डर्थ ऑफ टैलेंट इन आवर कंट्री। चलिए, हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। चलिए, ये तो डर्थ वाली बात रही। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह है डेक्सटेरिटी। हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो है डेक्सटेरिटी। चलिए, देखिए, डेक्सटेरिटी का मतलब क्या होता है? निपुणता, कुशलता, चपलता, ठीक है ना। डेक्सटेरिटी अगर देखिए, लेकिन डेक्सटेरिटी का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर बात हैंड का हो, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति किसी काम को बहुत अच्छी तरीके से हैंड से करता है तो वो डेक्स्ट्रस व्यक्ति होता है। इसका जो एडजेक्टिव होगा वो डेक्स्ट्रस हो जाएगा, कुशल, निपुण, लेकिन हाथ के मामलों में, ठीक है। चलिए, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डेक्सटेरिटी का अगर सिनोनिम्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डेफ्टनेस। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डेफ्टनेस। चलिए, हम इसको लिख सकते हैं एजिलिटी। इसका दूसरा सिनोनिम्स हो जाएगा एजिलिटी। अगर हिंदी कहें तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? कुशलता, कुशलता, चपलता,
अगर इसके हिंदी के बारे में बात करें तो कुशलता या चपलता। चलिए इसको और भी तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है ना। स्किल, देखिए इसको तोड़ के लिख रहे हैं, ये तो सिनोनिम्स था अभी तक। स्किल इन यूजिंग हैंड, चलिए स्किल इन यूजिंग हैंड इसको कहते हैं डेक्सटेरिटी। यदि आप डेक्स्ट्रस है, इसका मतलब है कि आप हैंड का बखूबी से इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि कोई ड्राइवर, कोई पेंटर, ये सब का काम हाथ से किया जाने वाला है। तो अगर हमको कहना है कि वो एक निपुण ड्राइवर है तो हम कहेंगे ही इज अ डेक्स्ट्रस सॉफर। वो एक निपुण पेंटर है, ही इज अ डेक्स्ट्रस पेंटर। तो चलिए, तो ये इसका हिंदी है कि आप कुशल हैं, आप निपुण हैं हाथ के मामलों में। चलिए हम लोग बात को, इसका एंटो क्या हो जाएगा, चलिए इसका एंटोनिम्स देखते, क्लमसीनेस। इसका एंटो हो जाएगा क्लमसीनेस। क्लमसीनेस का मतलब क्या होता है, बेढंगा, है ना, जिसमें कोई हुनर कोई गुण ना हो, ठीक है ना। चलिए बेढंगा, आप माना बिना हुनर का, आप ऐसे समझ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अगर कलमसी है, उसमें कोई किसी तरह का हुनर नहीं है। चलिए अब हमको कहना है कि जैसे कि कोई व्यक्ति है और वो हाथ के मामलों में निपुण, इसको एडजेक्टिव फॉर्म में लिखना है। कैसे लिख सकते हैं इसी चीज को, अगर हमको कहना है कि वह एक कुशल पेंटर है। चलिए इसी को अब हम बनाते हैं, वह एक कुशल पेंटर है। अब पेंटिंग का काम तो हाथ से किया जाने वाला है। चलिए अब और आपको कुशल के लिए बहुत सारे वर्ड दिए गए हैं। हमको ऐसे दिया गया ही इज, चलिए ही इज अ चाहे एन, ठीक है ना, और यहाँ पर आपको भरना है। बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं, ठीक है ना। हमको लिखना है स्किलफुल, ऑप्शन ए है स्किलफुल। चलिए सारे ऑप्शन को देखा जाए। चलिए ऑप्शन बी है एडेप्ट, सबका मतलब कुशल निपुण है। ऑप्शन सी है, इसके लिए हम ले सकते हैं डेक्स्ट्रस, ठीक है ना, इसके लिए हम ले सकते हैं डेक्स्ट्रस, और इसके लिए हम ले सकते हैं एक्सपर्ट। चलिए यहाँ पर एक ही हमको ऑप्शन भरना है, हालांकि कभी एक से ज्यादा एक्सपर्ट भी हो सकता है, लेकिन हमको अगर एक ही ऑप्शन भरना है तो हम ऑप्शन डेक्स्ट्रस को चुनेंगे, क्योंकि डेक्स्ट्रस का प्रयोग होता है हैंड के मामलों में। पहले इस चीज को समझा जाए, पेंटिंग का काम हाथ का काम है, ठीक है ना, पेंटिंग का काम हाथ का काम है। अतः इसमें जो बेहतर अगर ऑप्शन के बारे में बात करें तो इसमें बेहतर ऑप्शन होगा डेक्स्ट्रस। तो यहाँ पर ए का यूज हो जाएगा, एन खत्म हो जाएगा। तो यही बात है। अगर एक से ज्यादा वर्ड भरने की बात है तो फिर हम और वर्ड पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन अगर हमको एक ही वर्ड का चुनाव करना है तो इसमें जो बेस्ट वर्ड होगा वो डेक्स्ट्रस होगा। चलिए ये वर्ड नंबर हमारा जो था वो 5 था। वर्ड नंबर हम लोग 6 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा 6 क्या है। चलिए डिस्पेल, देखिए अगर आप किसी चीज को डिस्पेल करते हैं, आप उसे दूर करते हैं, कोई डर को, कोई तरह का फीलिंग को अगर आप दूर करते हैं तो आप उसको डिस्पेल करते हैं। डिस्पेल मतलब होता है दूर करना, हटा देना। चलिए डिस्पेल जो है ना, ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अगर आप किसी चीज को डिस्पेल करते हैं, आप उसे हटा देते हैं, आप उसको रिमूव करते हैं, आप उसको एलिमिनेट करते हैं, ठीक है ना। चलिए हटा देते हैं, एलिमिनेट करते हैं, आप उसको डिसिपेट करते हैं। ये सबका मतलब होता है दूर करना, हटा देना। क्या दूर करना, क्या हटाना, कोई तरह की अंदर की भावना, कोई अंदर में आपकी फीलिंग्स है, उस फीलिंग को अगर आप दूर करते हैं तो आप उसको डिस्पेल करते हैं। एक बहुत बढ़िया वर्ड है अले, अले का भी अर्थ होता है दूर करना। ये टॉप क्लास का ये वर्ड है अले। अले का इस्तेमाल होता है जब आप किसी का डर दूर करते हैं, फियर के मामलों में इसका इस्तेमाल होता है। हमको कहना है कि उसने मेरा डर दूर कर दिया, तो इसके लिए जो डर के लिए तो फियर ही हमको लिखना है, उसके लिए बेस्ट जो ऑप्शन होगा वो अले होगा। चलिए तो डिस्पेल का मतलब क्या होता है, अगर इसका हिंदी के बारे में बात करें तो इसका हिंदी होगा दूर करना, हटाना, दूर करना, हटाना। चलिए अब जैसे कि अगर हमें कहना है, चलिए इसका प्लेंटो हम लोग देख लेते हैं। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इसका एंटोनिम्स होगा मतलब इंजेंडर। एक बहुत बढ़िया वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, ये बहुत टॉप क्लास का वर्ड है इंजेंडर। अगर आप कोई इंजेंडर करते हैं, आप उसे उत्पन्न करते हैं, आप उसे पैदा करते हैं। चलिए तो उत्पन्न करना, पैदा करना, किसी फीलिंग को, है ना, किसी व्यक्ति को नहीं, किसी फीलिंग को उत्पन्न करना, पैदा करना। अगर आप किसी चीज को इंजेंडर करते हैं, आप उसे पैदा करते हैं। चलिए अब इस पर एक सेंटेंस देखा जाए। अगर हमको कहना है कि उसने, है ना, मेरी चिंताओं को दूर कर दिया, उसने मेरी चिंताओं को दूर कर दिया। चलिए हमको ऐसा कोई बात कहना है, उसने मेरी चिंताओं को दूर कर दिया, कैसे लिखेंगे, ही। चलिए दूर करने के लिए क्या वर्ड अभी हम लेके चल रहे हैं, तो हम लोग लेके चल रहे हैं डिस्पेल्ड, ठीक है ना। चलिए अब ये V2 से बनेगा तो क्या हो जाएगा, ही डिस्पेल्ड माई कंसर्न्स, है ना, कंसर्न मतलब चिंता, फिक्र। चलिए ही डिस्पेल्ड माई कंसर्न्स। चलिए अब इसके बाद हम लोग ये वर्ड नंबर हमारा जो था 6 था, 7 में आते हैं। चलिए वर्ड नंबर 7 देखते हैं। तो वर्ड नंबर 7 एक्सपेल। चलिए वर्ड नंबर 7 एक्सपेल है।
देखिए अगर आप किसी को एक्सपेल करते, आप उसे बाहर निकाल देते, उस व्यक्ति को बाहर निकाल देते हैं। चलिए इसका हिंदी होता है बाहर करना, बाहर निकालना। अब इसके लिए इसका हिंदी हो जाएगा बाहर करना या बाहर निकाल देना, या बाहर निकालना। चलिए अब इसके लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा थ्रो आउट। अगर आप किसी को थ्रो आउट करते हैं, आप उसे बाहर करते हैं। बाहर करने के लिए बहुत बेस्ट वर्ड है, बहुत बेस्ट वर्ड है, और वह आउस्ट, बहुत अच्छा वर्ड है। अगर कोई कहे कि आउट का वर्ब बताओ, आउट मतलब बाहर, और कहा जाए कि आउट का वर्ब अगर हमको जानना है, तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें बस आउस्ट एक एस ऐड कर दीजिएगा, आपका वर्ब तैयार। तो अगर आप किसी को आउस्ट करते हैं, आप उसे बाहर करते हैं। चलिए बाहर करना, बाहर निकाल देना। चलिए इसका एंटोनिम्स क्या होगा, स्वागत करना, स्वीकार कर लेना, एडमिट। इसका एंटो क्या हो जाएगा, एडमिट, ठीक है ना। चलिए वेलकम, इसका एंटो होगा। तो चलिए ये बाहर करना का एंटो क्या होगा, अंदर लेना, स्वीकार करना। आप सरल भाषा में समझिए, है ना, स्वीकार करना इसका एंटोनिम्स होगा। चलिए हमको कहना है कि उसके खराब व्यवहार के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया, हमको किसी के बारे में कहना है, ठीक है ना। उसके खराब व्यवहार के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया, उसके खराब व्यवहार के कारण उसे स्कूल से, ठीक है ना, निकाल दिया गया, उसके स्कूल से निकाल दिया गया। हमें कोई ऐसा बात कहना है। चलिए पहले उस स्कूल से निकाल दिया गया, पहले इतना भाग बनाते हैं। तो चलिए इसको यहां लेके चलते हैं, ही वाज। चलिए निकालने के लिए वर्ड हम लोग एक्सपेल की पढ़ाई कर रहे हैं। ही वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल। चलिए देखा जाए, ही वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल फॉर हिज बैड बिहेवियर, फॉर हिज बैड बिहेवियर। तो ये हमारा रहा एक्सपेल का यूज, ठीक है ना। एक्सपेल का यूज कैसे होगा, हम लोगों ने देख लिया। देखिए यूज समझना जरूरी है। आप केवल सीनो एंटो रटते हैं, केवल सीनो एंटो पढ़ते हैं, निश्चित तौर पर आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपको उसका यूज समझना है कि हम उस वर्ड का यूज कैसे करें। अगर हमको कहना है कि जैसे कि उसे पार्टी से निकाल दिया गया, हम एक्सपेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी क्या बताया हूं कि आउस्ट इज द बेस्ट वर्ड, है ना। बाहर करने के लिए, किसी को हटाने के लिए बेस्ट वर्ड है आउस्ट। हमको कहना है कि, है ना, उसे पार्टी से बाहर कर दिया गया। कैसे लिखेंगे इसको सिंपल भाषा में, ही वाज, पास्ट टेंस का ये पैसिव है, ही वाज आउस्टेड फ्रॉम द पार्टी, He was ousted from the party। तो ये सारे बेहतर वर्ड का आपको यूज समझ में आना चाहिए, यूज रहेगा दिमाग में तो वो वर्ड बना रहेगा। चलिए ये वर्ड नंबर हमारा जो था वो 7 था। वर्ड नंबर हम लोग 8 की ओर मूव करते हैं। वर्ड नंबर हमारा अब 8 होगा। चलिए वर्ड नंबर 8 की ओर आते हैं। तो देखिए एक वर्ड है फर्मेंट, कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। फर्मेंट का मतलब क्या होता है ना, किण्वनीकरण करना, मतलब शराब तैयार करना। उसमें क्या होता है कि फल को या अनाज को सड़ा करके ना शराब बनाया जाता है, किण्वनीकरण किया जाता है। तो बस इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग। चलिए इसका हिंदी जो होगा किण्वनीकरण, है ना, करना। किण्वनीकरण करना का मतलब नहीं समझ में आता है तो आप समझिए कि शराब तैयार करना। किण्वनीकरण करना का मतलब होता है शराब तैयार करना। चलिए तो इसका मतलब होता है किण्वनीकरण करना। चलिए अब इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बस एक वर्ड पढ़िए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रीव, ब्रीव बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है ना। ब्रीव का मतलब होता है शराब तैयार करना। और उस जगह को क्या कहते हैं जहां पर शराब बनाया जाता है, वो कहलाता है ब्रीवरी, वो कहलाता है। देखिए ब्रीव का मतलब होता है शराब बनाना। इसको सरल भाषा में कहें तो शराब तैयार करना, ये ब्रीव होता है। और उस जगह को क्या कहते हैं जहां पर शराब बनाया जाता है, ठेका, आप उसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, उसका इंग्लिश है ब्रीवरी। चलिए अब हम लोग आते हैं, एक अच्छा वर्ड है फोमेंट। हाँ ये था फर्मेंट, अब है फोमेंट। अब हमारा जो अगला वर्ड है ना, ये है फोमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए ये कंफ्यूजेबल वर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फर्मेंट और फोमेंट। ये कभी कभी उलझा देता है। हम फर्मेंट के जगह पर फोमेंट इस्तेमाल करते हैं और फोमेंट के जगह पर फर्मेंट इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों वर्डों पर आपको नजर रखना होगा। फर्मेंट का मतलब होता है शराब तैयार करना, और फोमेंट का मतलब होता है ना कि किसी चीज को भड़का देना, उसको और बदतर कर देना, ठीक है। चलिए अब इसके लिए ये वर्ब है, फोमेंट जो है ना ये वर्ब है। अब इसका जो सिनोनिम्स क्या होगा, इंसाइट, बहुत बढ़िया सिनोनिम्स मैं आपको दे रहा हूं। भड़काना, उकसाना। चलिए इंसाइट, अगर आप किसी को इंसाइट करते हैं, आप उससे भड़काते हैं, प्रोवोक, ठीक है ना, भड़काना, उकसाना। चलिए तो इसका हिंदी होगा, इसके लिए एक और लिख सकते हैं, वर्सेन, किसी चीज को और बदतर कर देना। चलिए तो इसका हिंदी होगा भड़काना, उकसाना। चलिए
ये फोमेंट का मतलब हुआ। चलिए अब हम इस पर एक सेंटेंस डील करते हैं, सेंटेंस को देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं कि इस पर सेंटेंस क्या है। उस पर किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया, उस पर हिंसा भड़काने का आरोप है, उस पर हिंसा भड़काने का आरोप है। किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा कहा गया है कि उस पर हिंसा भड़काने का आरोप है। कैसे लिखेंगे? ही इज एक्यूज्ड ऑफ, ही इज एक्यूज्ड ऑफ। चलिए अब भड़काने के लिए वर्ड क्या लेके चल रहे हैं? फोमेंट लेके चल रहे हैं। नहीं, ही इज एक्यूज्ड ऑफ फोमेंटिंग, और हिंसा के लिए वर्ड है वायलेंस। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फोमेंट बहुत टॉप क्लास का वर्ड है। चलिए हम लोग वर्ड को आगे लेके चलते हैं। ये वर्ड नंबर हमारा जो था 9 था, वर्ड नंबर हम लोग 10 लेके चलते हैं, फ्रॉड। हमारा जो वर्ड नंबर 10 होगा वो होगा फ्रॉड। चलिए देखिए, फ्रॉड हमेशा अपने साथ विथ लेकर आएगा, यानी कि फ्रॉड एक एडजेक्टिव होगा, पहले हम ये समझ ले, ठीक है ना। और फ्रॉड के साथ ऑलवेज और ऑलवेज विथ रहेगा। फ्रॉड विथ का मतलब होता है भरा होना किसी चीज से। यदि कोई चीज किसी चीज से भरा हुआ है, विशेष तौर पर गलत चीज से, तो वो उससे फ्रॉड विथ है। चलिए फ्रॉड विथ का मतलब होता है भरा होना, लेकिन गलत मामलों में इसका इस्तेमाल होने वाला है। चलिए भरा होना गलत मामलों में, इसका जो इस्तेमाल करेंगे वो गलत मामलों में करेंगे। चलिए अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स को हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फील्ड, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फुल, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा राइफ, ठीक है ना। और इसका भी अर्थ होता है भरा होना। चलिए अब इस पर एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए हमको कहना है कि योजना में, योजना कोई योजना आया है, चलिए सॉरी, कोई योजना आया है, योजना के बारे में कहना कि योजना खतरों से भरा हुआ है, योजना खतरों से भरा हुआ है, मतलब योजना में कई खतरे हैं, आपको ऐसे कहना है। योजना खतरों से भरा हुआ, इसको कैसे लिखा जाएगा? द प्रोजेक्ट, ठीक है ना, द प्रोजेक्ट प्लान, आपको जो कहना है आप कहिए। चलिए द प्रोजेक्ट इज, चलिए हमको फ्रॉड का इस्तेमाल करना है, हम कैसे लिखेंगे? द प्रोजेक्ट इज फ्रॉड। अच्छा प्रीपोजिशन क्या लेगा? से का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? विथ लिखेंगे। चलिए अब हमारा ये जो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, द प्रोजेक्ट इज फ्रॉड विथ रिस्क। चलिए वर्ड नंबर हम लोग 11 की ओर देखते हैं। वर्ड नंबर हमारा 11 क्या है? देखिए वर्ड है फ्रूगल, वर्ड है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है अल्प, थोड़ा, ठीक है ना, भोजन के सेंस में ज्यादा इस्तेमाल होता है। फ्रूगल का अर्थ होता है अल्प, थोड़ा। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका हिंदी कहें तो अल्प, थोड़ा। चलिए इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, एक बढ़िया सिनोनिम्स आपको मैं दे रहा हूं, मीगर। मीगर का भी मतलब होता है अल्प या थोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, मीगर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कभी आपने हिंदी सुना होगा अल्पाहार, कभी आपने हिंदी सुना होगा अल्पाहार। चलिए कभी आपने हिंदी सुना होगा अल्पाहार, तो अल्पाहार का राइट इंग्लिश क्या होता है ना? फ्रूगल मील, है ना। फ्रूगल मील वैसे मील होंगे जो थोड़े होंगे और महंगे नहीं होंगे, सादा होंगे, सादा भोजन कहना है अल्पाहार। चलिए हमको कहना है सादा भोजन कहना है, सादा आहार कहना है, सादा भोजन कहना है। तो सादा भोजन कहने के लिए भी जो अंग्रेजी हो जाएगा ना, वो हो जाएगा फ्रूगल मील। तो इसका मतलब होता है कि कोई अगर मील अगर फ्रूगल है तो इसका मतलब वो थोड़ा है, और प्लेन फूड है वो ज्यादा महंगा फूड नहीं है वो। चलिए ये वर्ड नंबर हमारा जो था, ये वर्ड नंबर 11 था। वर्ड नंबर हम लोग 12 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि 12 वर्ड क्या है। चलिए 12वां वर्ड की ओर आते हैं। चलिए हमारा अगला वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इमिनेंट। बहुत हाई क्वालिटी ये वर्ड है, इमिनेंट। देखिए यदि कोई चीज अगर इमिनेंट है तो वो चीज नजदीक में होने वाला है, लेकिन गलत गलत होगा, ये गलत मामलों में इस्तेमाल होने वाला वर्ड है। यदि कोई चीज यदि इमिनेंट है, यानी कि वो चीज शीघ्र होगा, है ना, नजदीक में है, वो उसका वो बहुत दूर नहीं है, वो नजदीक में है, ठीक है ना, और उसका मतलब शीघ्र घटित होगा वो। चलिए अब इसके लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्लोज, एट हैंड, एट हैंड, है ना। चलिए अप्रोचिंग, अप्रोचिंग, चलिए ठीक है ना। ये इसके सारे सिनोनिम्स होंगे, ये सारे जो है ना इमिनेंट के ये सारे सिनोनिम्स। सब इमिनेंट एक बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है ना। चलिए इम्पेंडिंग एक और बढ़िया सिनोनिम्स है, इम्पेंडिंग। तो ये सारे इम्पेंडिंग का भी इस्तेमाल हम लोग गलत मामलों में करते हैं। चलिए इसका एंटो क्या हो जाएगा? रिमोट, जो भी हाल में नहीं होना है ना, अभी हाल में जो नहीं होगा वो रिमोट है। देखिए जो तुरंत हो जाए वो इमिनेंट है, और जो तुरंत ना हो रिमोट है। रिमोट का मतलब होता है दूर, सिंपल भाषा में रिमोट का अर्थ होता है दूर, यानी कि अभी वो निकट भविष्य में होने वाला नहीं है। चलिए इमिनेंट का मतलब क्या हो? जो शीघ्र हो,
जो निकट भविष्य में हो, जो शीघ्र हो वो इमिनेंट होता है, जिसका होना नजदीक में हो वो इमिनेंट होता है। चलिए, हमको कहना है कि वो आईसीयू में भर्ती है और उसका मौत नजदीक है। अच्छा, एक वाक्य होता है कि उसका एक पैर कब्र में है। चलिए हम वाक्य लेते हैं मुहावरा के तौर पर, ठीक है ना। हमको कहना है कि उसका एक, बहुत व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, ठीक है ना, उसका एक पैर कब्र में है, हमको ऐसा कहना है। उसका एक पैर कब्र में है, हमको इस तरह का बात कहना है। अब इस तरह की बात को यहाँ पर मुहावरा का क्या सेंस है कि वो बहुत बूढ़ा है और उसकी मौत नजदीक है। कैसे लिखेंगे? हिज, है ना, डेथ इज, हिज डेथ इज इमिनेंट, हिज डेथ इज इमिनेंट, उसकी जो मौत है ना वो नजदीक में है। चलिए, ये तो इमिनेंट की बात हो गई। अब हम बात को हम लोग आगे लेके चलते, वर्ड नंबर 13। चलिए, इमिनेंट के बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह है इंसिसांट, है ना। इमिनेंट के बाद हमारा जो वर्ड है इंसिसांट। देखिए, यदि कोई चीज अगर इंसिसांट है तो वो रुकेगा नहीं, चलता चलेगा, नॉन स्टॉप है, कंटिन्यूअस है। जैसे कि लगातार बारिश, वो बारिश जो छूटे नहीं, वो रेन होगा इंसिसेंट रेन। कोई डॉग भूख रहा है, लगातार भौंक रहा है ना, वो सीजलेसली भौंक रहा है, तो इसका मतलब उसका बार्किंग कौन सा होगा? इंसिसांट। इंसिसांट का मतलब क्या होता है? जो रुके नहीं, ठीक है ना, जो एकदम लगातार हो, निरंतर हो, बिना ब्रेक का हो। चलिए, ये पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है ना, लगातार। इसको अगर सिंपल भाषा में कहें तो इसका हिंदी हो जाएगा लगातार। चलिए, बिना रुके, बिना रुके, ठीक है ना। चलिए, अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? चलिए, यही बात करना है तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सीजलेस, सीजलेस, नॉन स्टॉप। सरल भाषा में कहें तो नॉन स्टॉप। यदि कोई चीज नॉन स्टॉप होता है तो वो इंसिसांट होता है। जैसे कि लगातार बारिश। चलिए, इसका एंटो क्या कर लेते हैं? जो रुक रुक कर हो, जो लगातार ना हो, है ना, जो रुक रुक कर हो, जो लगातार ना हो। इसके लिए बहुत बढ़िया वर्ड है इंटरमीडिएट, टॉप क्लास का ये वर्ड है इंटरमीडिएट। चलिए, यदि कोई चीज अगर इंटरमीडिएट है, यानी कि वो चीज रुक रुक कर होता है, वो लगातार नहीं होता है, रुक रुक कर। चलिए, अब इस पर एक सेंटेंस हम लोग देखते हैं। हमको कहने की लगातार बारिश ने बाढ़ जैसा स्थिति पैदा कर दिया है। चलिए, लगातार बारिश ने बाढ़ जैसा स्थिति पैदा कर दिया है। चलिए, लगातार बारिश ने बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी। चलिए, इस पर हमको सेंटेंस बनाना है। लगातार बारिश के लिए, लगातार के लिए क्या वर्ड लेके चल रहे? इंसिसांट। कैसे लिखेंगे? इंसिसांट रेन। अगर इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? इंसिसांट रेन हैज, चलिए, कॉज्ड, पैदा करने के लिए कॉज होता है, चलिए कॉज्ड। चलिए, बाढ़ जैसा स्थिति है ना, फ्लड लाइक सिचुएशन। चलिए, ये हो जाएगा फ्लड लाइक सिचुएशन। चलिए, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हम बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं वर्ड नंबर 14 की तरफ। देखते हैं कि हमारा वर्ड नंबर 14 क्या है। इंसिसांट के बाद हमारा अगला जो वर्ड है वह है रिकॉर्स। देखिए, रिकॉर्स का मतलब क्या होता है? साधन, उपाय, रास्ता, ठीक है ना। चलिए, रिकॉर्स नाउन है और आवश्यकता पड़ने पर इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू होगा। देखिए, अभी तक हमने सिर्फ दो ही वर्ड पढ़े हैं जिसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन है। एक है फ्रॉट, जो कि हमने अभी पढ़ाई किया है, जिसका मतलब होता है भरा होना, और फ्रॉट अपने साथ विथ लेता है, ठीक है। और जो दूसरा अभी तक वर्ड जो हमें मिला है वो है रिकॉर्स। रिकॉर्स के साथ टू लगेगा, ये एकदम फिक्स प्रीपोजिशन है। तो चलिए, तो रिकॉर्स का मतलब क्या होता है? रास्ता, मार्ग, विकल्प, जो आप कह लीजिए, ठीक है ना। चलिए, इसका हिंदी हो जाएगा रास्ता, मार्ग, विकल्प। लेकिन वो ईंटा पत्थर वाला रास्ता नहीं, कोई कॉन्सेप्ट का रास्ता, कोई कॉन्सेप्ट का मार्ग। चलिए, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वे, ठीक है ना, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, ठीक है ना, ऑप्शन। चलिए, तो इसका हिंदी, सबका हिंदी क्या है ना? सबका हिंदी है विकल्प। एक सेंटेंस ही से बेहतर समझा जा सकता है रिकॉर्स को ना, एक बेहतर सेंटेंस से समझा जा सकता है। चलिए, उसके जान बचाने का, उसके जान बचाने का अंतिम रास्ता सर्जरी था। चलिए, मतलब एक है ऑप्शन, जो एक ही ऑप्शन बचा था और वो सर्जरी था। यहाँ ईंटा पत्थर वाला रास्ता नहीं है, ठीक है ना, ये एक ही उपाय सर्जरी था। चलिए, अब इसको हम लोग थोड़ा सा डील करते हैं। सर्जरी को पहले लेके चलते। सर्जरी, सर्जरी was the last recourse,
है ना, रिकॉर्स मतलब मार्ग, रास्ता, उपाय। चलिए लास्ट रिकॉर्स टू सेव हिज लाइफ, टू सेव हिज लाइफ। चलिए हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। रिकॉर्स के बाद ये हमारा जो वर्ड नंबर होगा वो ये वर्ड नंबर था 14, अब वर्ड नंबर हम लोग 15 की ओर मूव करेंगे। देखिए जो रिकॉर्स के बाद हमारा अगला जो वर्ड है वो है रिकर है। देखिए रिकर का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज रिकर होता है तो वो चीज बार बार घटित होता है, बार बार होता है। यदि कोई चीज रिकर होता है तो वो चीज बार बार होता है। आप इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको आप किस तरह से पढ़ेंगे, है ना, इसको पढ़ा जाता है ना रेकरिंग डिसिमल, है ना, इसको पढ़ा जाता है, यानी कि वो शब्द जो वो डिजिट जो बार बार आए उसको रेकरिंग डिसिमल पढ़ा जाता है। बैंकिंग में होता है ना रेकरिंग अकाउंट होता है। तो यदि कोई चीज रिकर होता है तो वो चीज बार बार होता है, रिपीट करता है, ठीक है ना। चलिए रिकर का मतलब होता है बार बार होना, बार बार होना। यदि कोई चीज रिकर करता है तो वो बार बार होता है। चलिए इसका हिंदी होता है बार बार होना। चलिए अब इसका सिनोनिम्स थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई खास सिनोनिम्स नहीं है। रिकर खुद अपने आप में एक बढ़िया वर्ड है, रिपीट आप कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इस पर एक सेंटेंस देखा जाए, हमको कहना है कि, है ना, कि बहुत सावधानी के बावजूद, ठीक है ना, इस क्षेत्र में बार बार चोरी हुआ है, हमको ऐसे कहना है ना, बहुत निगरानी के बावजूद इस क्षेत्र में बार बार चोरी हुआ है। चलिए निगरानी के बावजूद, निगरानी के बावजूद इस क्षेत्र में, ठीक है ना, बार बार चोरी हुआ है, बार बार चोरी हुआ है। चलिए इसको देखा जाए ये कैसे बनेगा। पहले देखिए इस क्षेत्र में बार बार चोरी हुआ है, हम यहां से भी सेंटेंस उठा सकते हैं, और निगरानी के बावजूद हम यहां से भी चीज उठा सकते हैं। चलिए हम यहीं से उठाते हैं। चलिए डिस्पाइट विजिलेंस, ये विजिलेंस अभी वर्ड आएगा, थोड़ा देखेंगे इसको। डिस्पाइट विजिलेंस, चलिए इस क्षेत्र में बार बार चोरी हुआ है। थेफ्ट, देखिए थीफ का मतलब चोर, थोड़ा ध्यान से यहां देखा जाए, थीफ कंक्रीट नाउन है, थीफ का मतलब चोर, और चोरी है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो उसका अंग्रेजी हो जाएगा थेफ्ट। थेफ्ट मतलब चोरी। ये छोटे छोटे वर्ड पर है ना हमारा पकड़ होना चाहिए। चलिए डिस्पाइट विजिलेंस, निगरानी के बावजूद। चलिए थेफ्ट, चोरी लिखना है ना हमें, थीफ नहीं लिखना है, थेफ्ट लिखना है। तो थेफ्ट हैज, चलिए रिकॉर्ड, रिकर मतलब बार बार होना। चलिए रिकॉर्ड इन दिस एरिया, इन दिस एरिया। चलिए वर्ड नंबर हम आते हैं 16 के तरफ। चलिए हमारा 16 जो वर्ड है वो है रिगॉर्स। हमारा 16 जो वर्ड है वो है रिगॉर्स। रिगॉर्स का मतलब कड़ाई, है ना, कठोरता को ना रिगॉर्स कहते हैं। कड़ाई समझिए आप, इसको सिंपल भाषा में कठोरता समझिए। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा। चलिए स्ट्रिक्टनेस, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्ट्रिक्टनेस, स्टर्नेस। चलिए अब इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा लैक्सिटी, ढिलाई। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा लैक्सिटी, ढिलाई। कड़ाई का एंटो क्या हो जाएगा ढिलाई। चलिए तो ये हमारा रिगॉर्स है। जैसे कि हमको कहना है कि पुलिस ने, है ना, पुलिस बड़ी कड़ाई से बदमाशों से निपटा। पुलिस हमको बड़ी कड़ाई से, है ना, कानून का एकदम पूरा एकदम ला उस पर लगा दिया था, है ना, जो बदमाश जो थे उन पर पूरे कानून का ला लगा दिया था। हमको ऐसा कहना है। हम इस बात को कैसे कहेंगे, देखिएगा, द पुलिस डिल्ट, है ना, द पुलिस डिल्ट द मिसक्रिएंट्स, मिसक्रिएंट मतलब बदमाश, ठीक है ना, मिसक्रिएंट मतलब बदमाश। द पुलिस डिल्ट द मिसक्रिएंट्स विथ, है ना, विथ द फुल रिगॉर्स, विथ द फुल रिगॉर्स ऑफ लॉ, ठीक है ना, यानी कि कानून की जितनी कड़ाई वाली बातें हैं, कानून में जो ढिलाई वाली बातें नहीं, कानून में जितनी कड़ाई वाली बातें हैं उसके साथ, है ना, मिसक्रिएंट से निपटा गया। तो मिसक्रिएंट का मतलब होता है बदमाश। चलिए ये वर्ड नंबर हमारा 16 क्लियर है। वर्ड नंबर 17 की ओर हम लोग मूव करते हैं। चलिए वर्ड नंबर 17 अच्छा वर्ड है, स्टैग्नेंट। चलिए स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है स्थिर। यदि कोई चीज अगर स्टैग्नेंट है तो वो स्थिर है, जैसा जस का तस बना हुआ है। चलिए स्थिर, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। इसका सिनोनिम्स देखते हैं स्टील, ठीक है ना, मोशनलेस, जिसमें किसी तरह का गति नहीं हो, मोशनलेस। चलिए स्टेशनरी, स्टेशनरी, और ये सबका हिंदी है स्थिर। इसका एंटो क्या हो जाएगा फ्लोइंग, है ना, जिसमें कि प्रवाह हो, है ना, प्रवाह, है ना, प्रवाह वाला, जिसमें ना प्रवाह हो, जो आगे बढ़े।
जैसे स्टैग्नेंट वाटर, जमा हुआ पानी, हमको कहना है कि जमा हुआ पानी ने मच्छर पैदा कर दिया है ना, जमा हुआ पानी मच्छरों का भंडार है, हमको ऐसे कहना है। कैसे लिखेंगे? स्टैग्नेंट वाटर, इसको अगर लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे? स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है ना। चलिए, इज ए ब्रीडिंग हाउस, है ना, प्रजनन स्थल, है ना, प्रजनन स्थल है ना, इज ए ब्रीडिंग हाउस ऑफ मॉस्किटोज, ऑफ मॉस्किटोज। चलिए, तो ये हमारा स्टैग्नेंट रहा। अगर कोई चीज अगर स्टैग्नेंट है तो जस का तस बना हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था भी क्या हो सकती है, हमारी अर्थव्यवस्था भी स्टैग्नेंट हो सकती है, जस का तस बनी हुई है। कोई पॉपुलेशन, मान लीजिए कि किसी परिवार में 10 वर्ष के अंदर में 2 लोग दिवंगत हो गए, मर गए, और 2 नए सदस्य ने जन्म लिया, तो उसका परिवार का जनसंख्या तो जस का तस बना रहा। अब इस तरह का बात स्टैग्नेंट्स बनेगा। हमको इसका कहना है कि स्थिर जनसंख्या, जनसंख्या में ना तो कमी हुई है, 2 लोग मरे हैं, 2 नए व्यक्ति ने जन्म लिया है, अब ये जो पॉपुलेशन होगा वो स्टैग्नेंट पॉपुलेशन होगा। चलिए, तो ये स्टैग्नेंट वाली बातें हैं। वर्ड नंबर 18 की ओर हम लोग मूव करते हैं। चलिए, वर्ड नंबर हमारा 18 है स्वार्थी। चलिए, हमारा ठीक है ना, स्वार्थी का मतलब सांवला होता है ना, स्वार्थी एडजेक्टिव है, और इसका मतलब सिंपल भाषा में कहते तो सांवला। जो शरीर का जो कॉम्प्लेक्शन होता है ना, वो स्वार्थी कॉम्प्लेक्शन होता है। चलिए, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डार्क स्किन्ड, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डार्क स्किन्ड, या हम केवल डार्क भी कह सकते हैं, या हम केवल डार्क भी कह सकते हैं। चलिए, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका गोरा, फेयर, है ना। चलिए, फेयर का मतलब साफ, गोरा को है ना हम लोग फेयर कहते हैं। चलिए, जैसे कि अगर हमको कहना है कि सांवला रंग कहना है, केवल कहना है कि किसी के शरीर का रंग सांवला है, सांवला रंग का अंग्रेजी हम लोग कैसे लिखेंगे अगर हमें कहना है सांवला रंग? चलिए, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? सांवला के लिए क्या वर्ड हम लोग लेके चल रहे? स्वार्थी। और शरीर का जो रंग होता है वो कलर नहीं होता, वो होता है कॉम्प्लेक्शन होता है। शरीर का जो रंग के लिए अंग्रेजी जो होता है ना, वो कॉम्प्लेक्शन लिखा जाता है। चलिए, वर्ड नंबर हम लोग चलते हैं 19 की तरफ। वर्ड योर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, हाँ, बस इसको हम लोग आगे लेके चलेंगे। वडियोर का मतलब होता है ना हरियाली, हरियाली को वडियोर समझिए। हरा भरा जो मैदान होता है ना, हरा भरा जो क्षेत्र होता है ना, तो वो हरियाली होता है। चलिए, इसका बस एक वर्ड जान के आगे हम लोग बढ़ते, हरियाली, है ना। ग्रीननेस इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, इसका जो सिनोनिम्स हो जाए ना ग्रीननेस, बस इसमें और हम लोग अभी कोई खास बात नहीं करेंगे। चलिए, हम लोग चलते हैं। अब हमारा अगला जो वर्ड है वह है विजिलेंस। हमारा अगला जो वर्ड है वह है विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब क्या होता है? निगरानी। अभी मैंने बात किया था, विजिलेंस का अर्थ होता है निगरानी। चलिए, अब निगरानी कहना है तो इसके लिए हमारे पास क्या सिनोनिम्स है? निगरानी करने के लिए हमारे पास वर्ड है अलर्टनेस, ठीक है ना। चलिए, हमारे पास वर्ड है अटेंटिवनेस, हमारे पास वर्ड है अटेंटिवनेस। चलिए, हम ये कह सकते हैं निगरानी, इसका लापरवाही, इसका एंटो क्या हो जाएगा? लापरवाही, इन अटेंटिवनेस, है ना। अटेंटिवनेस में इन जोड़ देंगे तो इसका एंटो हमें तैयार मिलेगा। चलिए, तो बच्चों आज के हमारे इस वीडियो सेशन में हमने लेसन 1 को कंप्लीट किया। इसमें 20 वर्ड्स है। 20 वर्ड्स में अगर हम 4-5 वर्ड को छोड़ दे तो बाकी सभी के सभी वर्ड्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर पर जो छोड़ने वाला जो वर्ड है वो एपर्चर है, आप उसको छोड़ सकते हैं। बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कमली है, अब वो आउटडेटेड वर्ड है, अब इस्तेमाल नहीं होता है। ये वर्ड हम लोगों ने वर्ड योर देखा, पोएट्री वगैरह में ज्यादा इस्तेमाल होता है, जनरल यूजेज में इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से 3-4 जो वर्ड है वो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बाकी के तमाम वर्ड जैसे रिकर, रिकर्स, डेक्सटेरिटी टॉप क्लास के वर्ड है। एक्सपेल, डिस्पेल, फ्रॉट, फॉर्मेंट, ये टॉप क्लास के वर्ड है, आप इनको जरूर देखें, ये सब एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो आज की बात हमारा इतना ही रहा। वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने राय को जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब करें, आप इसको लाइक करें, अपने ग्रुप्स में फैलाएं। आपका यही छोटा सा प्रयास हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।